वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। तो आपका मैं पर्सनल मत जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जब ये इंट्रोड्यूस किया था तो क्या सोचकर किया था, इससे क्या ब्लैक मनी जो है वापस सर्कुलेशन में ज़्यादा आएगा, और आने वाले समय पर आप लोगों की सरकार की जब थर्ड टर्म आएगा तो क्या प्रतिक्रिया रहेगी, कुछ इस पर आप एक्शन लेंगे? राहुल जी, यदि कोई किसी पार्टी को चुनाव नहीं देता है, इसकी जानकारी भी हो जाती है तो क्या आपत्ति है? यह बुरी बात है? नहीं, जब आप लोग लाए थे तो ये था कि डोनर का नाम बाहर नहीं आएगा, आज डोनर के नाम बाहर आ गए। डोनर के नाम बाहर आ गए जी। तो नहीं, क्या कैश जनरेशन ज़्यादा होगा, अब लोग जो है कैश देंगे। अब देखिए, भविष्य बतलाएगा कि हम लोगों ने जो ये स्कीम लागू की थी, बॉन्ड की स्कीम, वो कितनी सही थी, ये समय बतलाएगा। तो आपका पर्सनल मानना क्या है कि इससे ये आपने जब सोचा था तब आप लोगों ने यही कहा था कि इससे ब्लैक मनी जो है, जो ज़्यादा है, वो एक ट्रांसपेरेंट, जिस हद तक पॉसिबल है ट्रांसपेरेंट प्रोसेस आपने डालने की कोशिश की थी। यह भी एक हमारी सोच थी जी। दूसरी चीज़ ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसका है, किस कंपनी के द्वारा दिया गया है, किस कैपिटलिस्ट के द्वारा दिया गया है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। कल तो कोई यह भी कहेगा किसने किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया है, इसकी भी जानकारी दी जानी चाहिए। क्या इसे आप स्वीकार करेंगे? कोई भी देश जहां पर हेल्दी डेमोक्रेसी होगी इसको स्वीकार करेगा कि कोई अपना मत किस पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा है, किस व्यक्ति को दे रहा है, इसका भी डिस्क्लोजर होना चाहिए। जी नहीं, ये स्वीकार नहीं करेगा, मगर ये मुद्दा थोड़ा अलग है इस मायने में कि लोगों का ये मानना है कि ऐसा भी हो सकता है, जो कि ऑपोजिशन कह भी रहा है, कि करीब 4,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड जो खरीदे गए, वो रेड्स होने के बाद 14 कंपनीज पर रेड हुआ, रेड होने के तुरंत बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए। तो ये एक तरीके से, जिसको कि ऑपोजिशन कह रहा है, राहुल गांधी हफ्ता वसूली कह रहा है, कोई कह रहा है चंदा लेने का तरीका है, हालांकि उनको भी मिला है। ये मतलब मान लिया यदि हूँ एक दो, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आप ये कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ जी। लेकिन क्या यह कर देने के कारण उनके केसेज बंद हो गए? इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए विपक्ष को। तो आप कह रहे हैं कि वो केसेस चलते रहेंगे, उसका कनेक्शन नहीं है? हाँ, बहुत सारे ऐसे मामले होते जिनके ऊपर चार्जेज रहते हैं जी, तरह तरह के चार्जेस रहते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन चुनाव के दौरान वो डोनेट करती हैं। तो जो डोनेट पहले भी किया है जी, जो डोनेट कर रहे हैं, अगर उनके अगेंस्ट केसेस हैं तो ऐसा नहीं है कि वो ड्रॉप होंगे। वो कोई सवाल ही नहीं। हाँ, वो चलते, एजेंसी अपना जो काम है काम करती रहेंगी। पर कनेक्शन है इस पर कि कनेक्शन है कि रेड्स होती हैं, उसके बाद चंदा आता है, उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड आते हैं, जिसको ऑपोजिशन चंदा बोलते हैं। इस दृष्टि से उसे नहीं देखा जाना चाहिए, इसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है जी। इससे हटकर दूसरे मुद्दों पे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी हरदम कहती है, आप लोग कहते हैं कि आप पार्टी विद द डिफरेंस हैं, आप अलग हैं, जैसा आपने भी कहा, आपकी कृति और कथन में जो है, जो आप कहते हैं वो आप करते हैं, क्रेडिबिलिटी। इसके बावजूद देखा यह जा रहा है कि आपने तमाम नेताओं को दूसरी पार्टी से अपनी पार्टी में शामिल किया है, उनको अट्रैक्ट किया है। कुछ लोगों के ट्रैक रिकॉर्ड भी शायद इतने अच्छे न रहे हों, कुछ परिवारवादी पार्टी भी हैं कुछ स्टेट्स में, जिनको आप उसके हरदम खिलाफ रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? ये एक्सोडस जो कांग्रेस से बीजेपी में हो रहा है, या अन्य पार्टियों से जो लोग शामिल हो रहे हैं बीजेपी में, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इसमें आपके कार्यकर्ता में भी रोष है? हमारे कार्यकर्ताओं में कोई रोष नहीं है। इसे तो कम से कम स्वीकार करेंगे कि हमारी पार्टी की विश्वसनीयता, हमारी पार्टी की साख ये बड़ी है जी। और स्वाभाविक रूप से दूसरे राजनीतिक पार्टियों के लोग भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार करने के लिए उत्सुक हैं। तो इसे तो सचमुच सकारात्मक नजरिए से देखा जाना चाहिए। जी, जो पार्टी जीत रही है, जो पार्टी पावर में है, उसको तो हर आदमी ज्वाइन करना चाहता है, मगर आप लोग एक फिल्टर लगाते हैं कि इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे। ऐसा नहीं है। लंबे समय तक हम लोग विपक्ष में काम करते रहे और कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में थी इस देश में जी, लेकिन हम लोगों ने तो नहीं कांग्रेस ज्वाइन किया। इन राजनीतिक पार्टियों को भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए जो इस प्रकार के आरोप लगा रही हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। उनको अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। केवल आरोप के लिए आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए जी, आरोपों के पीछे भी तथ्य होने चाहिए। जी राजन जी, एक और मुद्दा जो कि पिछले 4-5 सालों में रहा है, और वो है एक फार्मर एजिटेशन का मुद्दा। पहले आप फार्मर के लिए एक नया कानून लेकर आए, फिर आपने उस कानून को विड्रॉ किया, अभी हाल फिलहाल फिर प्रदर्शन हो रहे हैं, फार्मर एजिटेशन हो रहा है। तो ये बीजेपी जो है फार्मर्स को, किसानों को, और आप तो खैर किसान परिवार से आते हैं, तो अपना जो
ये कम्युनिकेशन कुछ गैप हो रहा है कि आप अपनी बात जो है उनके सामने ठीक से रख नहीं पा रहे हैं, वो समझ नहीं। जो फार्मर से संबंधित बिल था जो विड्रॉ करना पड़ा जी, मैंने हम लोगों को भी लगा कि शायद हम उनके हित के लिए ले आए थे जी, ये किसानों के हित में था, लेकिन शायद जिस तरीके से उन्हें कम्युनिकेट किया जाना चाहिए था, जिस तरीके से ये बात उन तक पहुंच जानी चाहिए थी, शायद नहीं पहुंच पाई। जी, क्योंकि बहुत लोगों का मानना है कि बोल्ड रिफॉर्म था। बहुत लोगों का मानना है बोल्ड रिफॉर्म था, फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा था, मगर उसके बावजूद उसको हटाना पड़ा। और तो वही ना, समझा नहीं पाए, शायद उसके लिए और समय चाहिए था ताकि हम किसानों को समझा पाते, उनके साथ और डायलॉग की ज़रूरत थी, शायद वो खुद भी समझ जाते। हो सकता है भविष्य में वही किसान ये मांग करें कि जो बिल वापस लिए गए थे उन बिलों को प्रभावी किया जाए। तो आप लोग उनसे इस बारे में बात करने की, उनको समझाने की कोशिश जारी रखेंगे? देखिए, हम लोगों की बात तो बराबर किसानों से होती रहती है। अभी पंजाब के कुछ किसानों ने जो आंदोलन किया था, आपने देखा होगा, 3 मंत्री हमारे बराबर उनसे संवाद करने के लिए पंजाब में जा रहे थे, बराबर गए जी, और 4-4, 6-6 घंटे तक बातचीत की जी। हम इस देश के किसानों के साथ अपना संवाद नहीं तोड़ना चाहेंगे। तो आपके लिए क्या मैसेज है? किसानों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है जी। आपसे सुनना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहते हैं देश के किसानों को? नहीं, देश के किसानों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि देश के किसानों की आमदनी बढ़े जी, उनको उनकी फसल की उचित कीमत मिले जी, यह हमारी सरकार की सोच है। फार्मर इनकम को डबल करने की जो बात करते थे वो वैसे ही चालू है? बिल्कुल, फार्मर इनकम को जो डबल करने का जो हम लोगों का संकल्प है वह काफ़ी हद तक पूरा हुआ है, आगे और पूरा होगा। राजनाथ जी, आप देखते होंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जी जी किसानों को असिस्ट करने के लिए, ताकि अपनी फसल यदि वह कुछ उगाना चाहते हैं अथवा कोई नई फसल डालते हैं तो उसमें बहुत सारी फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, कीटनाशक दवाओं की ज़रूरत होती है। कहीं ऐसा ना हो कि पैसे के अभाव में ये सब सारे काम वो न कर सकें जी, ये दवाएं, खाद, यह सब न खरीद सके। इसलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपया प्रतिवर्ष किसानों को हमारे प्रधानमंत्री जी मुहैया भी कराते हैं जी। 370 का बोल्ड टारगेट है आपके सामने। इस बार आप लोगों को बड़ी उम्मीद है कि साउथ इंडिया से जो है वहाँ से आपके पास काफ़ी सीटें आएंगी। तो पिछली बार लगभग 130 सीटों में आपके पास कुछ 29 सीटें थी, उसमें से 25 कर्नाटका से आई थी, 4 तेलंगाना से। इस बार आप इसको कैसे बदलते देख रहे हैं? कहाँ से और सीटें आएंगी? नहीं, कर्नाटक का तो मान लीजिए 28 के 28 सीटों पर भारतीय 28 से 28। अभी कुछ ही महीनों पहले आप बुरी तरीके से चुनाव हारे हैं वहाँ पे विधानसभा। मैं कह रहा हूँ विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव की बात छोड़िए जी, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कि विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को कामयाबी हासिल हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में वहाँ पर लोकसभा के चुनाव में स्वीप किया। कर्नाटका में आप 28 से 28 तो दे रहे हैं, मगर अंदर इंट्रा पार्टी आपकी काफ़ी लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव चल रहा है। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि सारी सीटें आप लेकर आएंगे? वहीं पर कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, और इस बार तो जेडीएस के साथ समझौता भी है जी। हमारी ताकत पहले से भी कर्नाटक में बढ़ी है। तो 28 में 28। तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे अकाउंट खुलेगा आपका? अकाउंट ही नहीं खुलेगा, बल्कि अच्छे खासी संख्या में हम सीटों पर विजय भी प्राप्त करेंगे। कहाँ? तमिलनाडु में? तमिलनाडु में करेंगे इस बार। और रिजल्ट आने के बाद फिर राहुल जी मिलेंगे हम लोग नहीं, जरूर मिलेंगे। पर कितनी सीटें देते हैं आप यहाँ पे तमिलनाडु में, खास करके कितनी सीटें? नंबर ऑफ सीट्स के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा जी, लेकिन ठीक ठाक मिलेंगी। जहाँ बिल्कुल हमको शून्य मिलती थी पहले, इस बार तमिलनाडु में हमको विजय प्राप्त होगी। क्योंकि एग्जैक्टली ये बतलाना कि इतने सीटों पर हमको विजय प्राप्त होगी। केरला में भी अकाउंट खुलेगा? हाँ, बिल्कुल खुलेगा। इस बार कोई ऐसी स्टेट नहीं होगी जी जहाँ पर कि हमारा अकाउंट न खुले, और अकाउंट खुलने की बात तो दूर, हम अच्छी खासी सीटों पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। तो 130 में से बड़ी पिक्चर, अगर बिग पिक्चर देखें तो 130 में से आपको कितने सीटों की बढ़ोतरी दिख रही है साउथ से? देखिए, नंबर ऑफ सीट्स के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, अच्छी खासी सीटों पर विजय प्राप्त होगी, ताकि हम अपना टारगेट, हमारा जो 370 का है जी, उस 370 के टारगेट को हम अचीव कर सकें, और एनडीए के 400 पार का जो हमारा टारगेट है, हम उस टारगेट को अचीव कर सकें। चलिए नॉर्थ की ओर चलते हैं। पर जिससे पहले कि मैं स्टेट्स पर आऊँ, आप खुद लखनऊ से लड़ रहे हैं, जिससे पहले कि मैं स्टेट्स पर आऊँ उससे पहले एक मुद्दा और वो है अभी इधर हाल में मुख्तार अंसारी की मौत का मुद्दा। उनकी फैमिली कह रही है कि उनको जो है पॉइजन किया गया, उनको जहर देकर मार दिया गया। इस पर पहले आपका क्या मत है, आप क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में मैं समझता हूँ मजिस्ट्रियल इंक्वायरी बैठी थी, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, स्थिति साफ हो जाएगी। पर आप क्या मानते हैं कि ऐसा हो सकता? आप ये किसी भी सूरत में संभव नहीं हो सकता, पूरी तरह से बेबुनियाद निराधार आरोप है।
हम लोगों ने एक चीज़ और देखी इसके पहले, अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ माफिया डॉन्स थे ये लोग, इनको जो है सरेआम कैमरा के सामने कुछ 3 लोगों ने आकर मार दिया। ऑपोजिशन का कहना है कि ये सब चीज़ें ये दिखाती हैं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग्स हैं। ये सब तो गैंग्स आपस में लड़ते ही रहते हैं। आप तो वैसे भी देखते हैं जी, चले जाइए कहीं पर भी, सभी जगह 1, 2, 3 गैंग्स होते हैं। सबके इंटरेस्ट एक दूसरे से क्लैश करते रहते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं, एक दूसरे की हत्या करते रहते हैं। तो इसको आप स्टेट स्पॉन्सर्ड या कोई इनकाउंटर किलिंग वगैरह का कोई बढ़ावा नहीं मिल रहा है? नहीं, स्टेट स्पॉन्सर्ड तो हो ही नहीं सकता, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जी, तो यूपी में इस तरह की चीज़ आप नहीं देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि वहाँ नहीं, इसका कोई चुनाव पे असर पड़ेगा? यूपी में कह सकता हूँ, यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बखूबी वहाँ की सरकार को चला रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था इस समय है, इसके पहले कभी नहीं रही है। और इन सब चीज़ों से चुनाव पर पोलराइजेशन वगैरह इसका कोई असर आएगा? पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स हम लोग करते ही नहीं है। हम लोग तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, ये हमारी राजनीति का आधार है। उत्तर प्रदेश की क्योंकि बात हो रही है तो वहाँ पे आपका जानना चाहूँगा, क्या आप 2014 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? 71 बीजेपी, 73 एनडीए। मैंने इस बार 80 आउट ऑफ 80। 80 आउट ऑफ 80? और क्या? इसका मतलब अमेठी, रायबरेली, अमेठी में तो पहले ही रायबरेली, कन्नौज, आजमगढ़, मैनपुरी सब जगह जीतेंगे। अब देखिए, रायबरेली से कौन चुनाव लड़ता था अभी तक? हैं? हाँ, अभी तक सोनिया गांधी लड़ती थी। हाँ, तो सोनिया जी तो राज्यसभा में आ गई जी। क्यों आई? तो आप कह रहे हैं कि रायबरेली में अकलेबंदी इशारा काफ़ी होता है, मैं समझता हूँ। रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की है। जाए अमेठी लड़े, कोई भी लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी से शिकस्त उसको खानी पड़ेगी। तो रॉबर्ट वाड्रा क्योंकि वहाँ पर हमारी कैंडिडेट स्मृति ईरानी ने बहुत ही अच्छा काम किया है और उनका परफॉर्मेंस अपने संसदीय क्षेत्र में भी अच्छा रहा है और हाउस में भी अच्छा रहा है और एक मंत्री के रूप में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। पर आप लोग परिवारवाद की बात करते आए हैं, अब रॉबर्ट वाड्रा का भी आ जाना पॉलिटिक्स में, या कम से कम अपनी इच्छा उन्होंने व्यक्त की, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो करना चाहते हैं, आना चाहते हो, आए, हम इस पर क्यों विचार करें? ये हमारे विचार का कहाँ तक विषय है? हमको अनावश्यक जो है उनके गिरेबान में झांक कर देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो उनका फैसला है, कांग्रेस का, हम लोगों को फैसला नहीं करना है। इस बार आप लोगों ने एक और मुद्दा उठाया है इलेक्शन के जस्ट पहले, वो है कच्छातीवू का मुद्दा, कि ये जो है एक टापू था, एक जो कांग्रेस की सरकारों ने जो है श्रीलंका को दे दिया। श्रीलंका ने अभी बयान जारी किया है कि ये तो 50 साल पुरानी बात है, आज इसको क्यों उठाया जा रहा है? ये तो तब 50 साल पहले सेटल हो चुकी है। लेकिन स्वीकार तो किया ना कि 50 साल पुरानी बात है, लेकिन ये हुई थी, इसमें सच्चाई है जी। पर इसको इस चुनाव के पहले उठाने का क्या? नहीं, पहले उठा सकते थे। अरे भाई, सही बात, सच्ची बात, यदि कभी आ जाए, चुनाव के समय आ जाए तो चुनाव के पहले आ जाए, उस पर क्यों आपत्ति होनी चाहिए? क्या कोई इसे नकार सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो ये बात कही है कच्छातीवू के बारे में वो गलत है, निराधार है? कोई आरोप लगा सकता है? स्वीकार तो सब कर रहे हैं ना कि हाँ हुआ जी। आज नहीं हुआ, 50 साल पहले हुआ, लेकिन हुआ। ऑपोजिशन का कहना है कि इस तरह की चीज़ों को बार बार उठाना, कोई मुद्दों को पकड़ना, असली मुद्दों से जनता को भटकाना है। हाँ, जहाँ असली प्रॉब्लम है, जैसे कि चाइना जो कि कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा अभिन्न अंग है, उसने अपने जो है 30 नाम भी दे दिए हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर। हाँ, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्ष को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, उन्हें हमारी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, जो करना चाहिए, जो उचित है, वही हम लोग कर रहे हैं। पर चाइना पर खास करके जो चाइना की मिलिट्री ने पहले बोला, अभी भी जो है उनके बयान बराबर आ रहे हैं, इन बयानों को आप कैसे देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के बारे में जो बयान खास करके आ रहे हैं, उस पर मैं आपसे सीधा सवाल 2 टूक शब्दों में, अरुणाचल भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा, और उसके लिए हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे। बिल्कुल जी। तो इस पर कोई सॉफ्ट पेडलिंग और ये प्रश्न नहीं खड़ा होता जी। राजा जी, चाइना से थोड़ा पाकिस्तान की ओर मुड़ते हैं। अभी कल ही जो है गार्डियन, फॉरेन पब्लिकेशन है गार्डियन, उसमें एक आर्टिकल आया है, उसमें कहा है, उस आर्टिकल ने कहा है कि जो है भारत ने पाकिस्तान की धरती में 20 लोगों को, 20 इंडिविजुअल्स को, टेररिस्ट को जो है पिछले कुछ सालों में मारा है, उन्हीं की धरती में जाके मारा है। और जो है इस पर तमाम क्या कहते हैं, उन्होंने बहुत रिसर्च की है, बहुत लोगों से बात की है। ये पहले हम लोगों के बारे में कनाडा में भी बोला गया, यूएस में भी ये चर्चा हुई पहले, पर पाकिस्तान की ये नई चर्चा है, 20 लोग। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये क्या
उस आर्टिकल में ये भी कहा है कि जो है भारत जो है केजीबी और मोसाद से जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है, तो उनकी भी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ वगैरह इस तरीके का काम कर रही हैं। कोई स्लीपर सेल है यूएई में, उसने जो है इसमें उसका रोल रहा है, और 20 लोगों को, मतलब एक आध लोग नहीं, 20 टेररिस्ट को जो है हमने कुछ सालों में मारा है। 20